आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में आषाढ़ का एक दिन नाटक का यह तीसरा अंक है। अंक 1 और अंक 2 चैनल पे अपलोड है। तो आइए तीसरे अंक को देखते हैं। अंक 3, कुछ और वर्षों के बाद। कुछ और वर्षों के बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ। वर्षों के बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, बारिश हो रही है और बादल गरज रहे, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ। यानी जब पर्दा उठता है तो वही प्रकोष्ठ, वही झोपड़ी दिखाई देती है। एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है। उस पर अब बाघ छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन है जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में वैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल मल्लिका यानी मातुल मल्लिका को आवाज देता है। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मल्लिका, कौन है? मातुल, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। यानी मातुल मल्लिका को कहता है कि देखो बारिश ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है, आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी जर्जरता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वहां अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मातुल, अरे मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब 2 पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाते हैं और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ, न बाहर रहते बनता है न अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो आता है जहाँ रहकर एक पांव तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था वह मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा है, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या मातुल के शरीर से उतरे वस्त्र तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छू कर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है। मेरा शरीर हाड़ मांस का ही या चिकने पत्थर का हो गया है जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई झुककर मेरी वंदना करता है, न ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दो। मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर की अवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी तो उसने अस्तपतियों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी पर संस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है। आग जला दूं? मातुल, नहीं, वर्षा थम रही है।
बैसाखी लिए हुए झरोखे के पास चला जाता है। कि हल्की बूंदें हैं, किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं, वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस झरोखे से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है। विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा न हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह न हो। मल्लिका अप्रतिभ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां उठ रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? वैसे ही अप्रतिभ सी आसन पर बैठ जाती है। और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया है। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उसके विपरीत से भी विपरीत हो जाता है। मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया है। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया है, इसलिए सत्य यही होना चाहिए। उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है। मल्लिका, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया है तो भी मैं झूठा हूँ। यह तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए हो, तुमने संन्यास नहीं लिया है। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं, यद्यप प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। मैं यद्यप तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है और क्या से क्या हुई हूँ। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो, यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। भाव तुम थे, वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु भाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब अपनी दृष्टि से ही नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायी कहते थे, उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारंगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारंगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहारों में दूध की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। कुहनिया आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था, एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चाँद की किरण में कलंक, परंतु दारिद्र नहीं छिपता है। 100 गुणों में भी नहीं छिपता है, नहीं छिपता है, छिपता ही नहीं। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदास। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। बिजली कौधती और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ। पुनः बिजली कौधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत
पूछत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती। कालिदास अंदर आता। मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। कालिदास कहता, संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, कोई सी उसकी ओर बढ़ाती है। मल्लिका कहती, आश्चर्य है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं हूँ, मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। या संभव ही कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं, यथार्थ है। मैं यहाँ हूँ, दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख। मल्लिका, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं। कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन तक ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई। मल्लिका उसके और पास चली जाती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो। कालिदास, थक गया था, अभी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। मल्लिका कहती, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता, फिर उठकर झरोके के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है। और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान, पर कुछ भी यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ ही बदल गया है। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। यानी मल्लिका कहती कि ये सब मैंने नहीं बदला, स्थिति ने बदल दिया है। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित, यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित सा लग रहा है। उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना ही नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हो, बैठ जाओ। आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे युक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिसे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ के आसपास देखता है, कुंभ, बाघ, छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आओ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका व्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद है। कालिदास कहता है, कौन था यह? मल्लिका कहती, कहाँ है, न कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास कहता है, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका कहती, तुम थक गए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती है और आंखें छत की ओर उड़ जाती है। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार
नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुक आती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। भावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी, जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। होठ काट कर उड़ पड़ता है और झरोके के पास चला जाता है। परंतु मैं यह नहीं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं है, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता है, मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैं प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती हैं, तब यह अनुभूति मुझे सालती है कि उस विशाल से दूर हटाया। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथे बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ और मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ संबंध था। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला, उपत्याएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से भी तृष्णा हुई, उनसे भी तृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था कि तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा और मैं यह आशा लिए चला गया कि एक कल ऐसा भी आएगा जब मैं तुमसे यह सब कुछ कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। और यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित होता है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक